सभापति महोदय, मैं कुछ बातें ऐसी कहना चाहता हूं जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा और जिस इलेक्शन कमीशन से हमें ये उम्मीद थी कि निष्पक्ष काम होगा, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। मैं सबसे पहला उदाहरण ये देना चाहता हूं कि एक रामपुर का बाई इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ, जब लोकसभा का चुनाव बाई इलेक्शन रामपुर का हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि समाजवादी पार्टी यहां से नहीं जीतेगी, यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये आशंका हम लोगों को थी कि हर तरीके से हम लोगों को दबाया जाएगा, हर तरीके से चुनाव में धांधली की जाएगी। और जिस समय चुनाव शुरू हुआ वो चीजें हम लोगों को देखने को मिली। सभापति महोदय, वोटिंग के दिन, जिस दिन वोट पड़ रहा था, उस दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस और पूरा प्रशासन इस बात पे लगा हुआ था कि कोई भी वोटर घर से न निकले। रामपुर का बाई इलेक्शन हमने ऐसा देखा जहां पर पूरा पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश में लगी थी कि मतदाता बाहर न निकले और पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लोकसभा का जीती। ये बाई इलेक्शन लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। और एक एक घटना की सूचना हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दी है। एक एक घटना के पुलिस क्या कर रही है, पुलिस कहां बैरिकेडिंग लगाई है, पुलिस कहां रोक रही है, कौन पुलिस का अधिकारी कहां जा रहा है, डीएम क्या कर रहे हैं, कमिश्नर क्या कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने एक भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अध्यक्ष महोदय, जब हम ये बात समझ गए कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, ये अनपढ़ इसलिए हैं, अध्यक्ष महोदय मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो जो घटनाएं मैं बता रहा हूं, मैंने एक एक घटना इलेक्शन कमीशन को टैग किया है, एक एक वीडियो इलेक्शन कमीशन को दिया है, एक एक पत्र लिखा है इलेक्शन कमीशन को। अगर एक भी कार्रवाई की हो तो मुझे बता दें, अगर ये जानते हो। और दूसरा, मैं अध्यक्ष महोदय मैं दूसरा बताना चाहता हूं आपको। अध्यक्ष महोदय, चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं। कभी कोई चुनाव जीतता है, कभी कोई चुनाव जीतता है। एक समय था जब हम लोग कांग्रेस पार्टी से लड़ते थे और एक समय आ गया कि जब हम आपसे लड़ रहे हैं। चुनाव कभी ये जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं, कभी मैं जीतता हूं। एक समय था अध्यक्ष महोदय, मैं 5 लोकसभा का सांसद था यहां। इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर करके सबसे 1 नंबर पे समाजवादी पार्टी आई। और अध्यक्ष महोदय, ये जहां से आपने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी, जहां से आपने कम्युनल माहौल बनाया था देश में, उस अयोध्या से अगर कोई जीता है तो हमारे समाजवादी पार्टी के अवधेश जी जीत करके आए हैं। ये चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लेकिन जिस संस्था की जिम्मेदारी है निष्पक्ष रहना, वो आखिरकार संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है, सवाल ये है। मैं कांग्रेस पार्टी के सुझाव से सहमत हूं कि पहला सुझाव उन्होंने दिया है और हम समाजवादी पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तरीका बदला जाए। वो कम से कम ऐसा हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, दिखे कि हमारी भी कुछ भागीदारी है। उन्होंने कहा, और अध्यक्ष महोदय मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। और मैं फिर कहता हूं, जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है,
अगर एक भी लोग वो जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों ऐसे लोग हैं और हजारों करोड़ रुपए इस बात के लिए खर्च करते हैं कि नेगेटिव कैंपेन कैसे रन किया जाए, और जितना जितना चुनाव करीब आता है उतना सोशल मीडिया से लेकर के हर प्लेटफॉर्म पर नेगेटिव कैंपेन अगर कोई कर रहा है तो वो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसीलिए जो सुझाव विपक्ष की तरफ से आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का गठन में जो पहले व्यवस्था थी वो पुनः लागू हो, उसी के बाद इलेक्शन कमीशन में सुधार संभव है। जितना इलेक्शन कमीशन मजबूत होगा उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। जितना हम संविधान से खिलवाड़ करेंगे उतना ही हम समझेंगे कि आप लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं। Speaker sir, on the 30th of January 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation. Today, our friends do not embrace him. Today, our friends have pushed him away. He's an uncomfortable truth. But that's not where the project ended. You see, as I said, everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project, after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework. I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. I have done absolutely nothing wrong. I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is election commission is captured. So the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. तो किसी शायर ने अच्छा कहा था वजीर आजम के बारे में कि फरेब देकर जमाने को पारसा ना बनिए, इन्हें कहो कि वो बंदा बने खुदा ना बने, अमीर शहर यही चाहता या हजरत कि हमारी चीख गले में रहे सदा ना बने। मैडम, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूँ, और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा, इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती।
और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहां पर शामिल है। अगर वंदे मातरम का मतन कौम और मजहब को एक बना देता है, अगर हम इसे टेस्ट बनाते हैं वफादारी का, तो फिर मान लीजिए कि ये गांधी, अंबेडकर, टैगोर, बोस और लाखों आजादी के सिपाहियों की सोच को छोड़कर गोडसे की सोच की हिंदू कौमी परस्ताना, मैडम खत्म कर रहा हूं, हिंदू कौम परस्ताना को अख्तियार करेंगे। मुझे वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी, मगर बावजूद इसके कि मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह, मेरे कपड़े, मेरे कारोबार पर हमले होते, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वतन मेरा, हर वतन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर हुब्बुल वतनी का क्या मुतालबा है? हुब्बुल वतनी ये कहता है कि वतन से मोहब्बत है तो जुल्म को खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो, जबर का खात्मा करो, अमन का गहवारा बनाओ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को खत्म करो, एक्सप्लॉयटेशन को रोको, शरारत को रोको, मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिश खत्म करो। मैडम, भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल के, अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मुअत्तर होगा, मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए, आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा है बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है। तो मैं मैडम, मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम, कि भारत जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, दलित जिंदाबाद, ईसाई जिंदाबाद, आदिवासी जिंदाबाद, जो किसी खुदा को नहीं मानते वो भी जिंदाबाद, और मैडम सब पिछड़ा सब आ गया इसमें। तो हम उम्मीद करते कि इस रूह को आप समझेंगे, अगर आप सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चलेंगे। और आखिर में मैडम, जनाब बंकिम चंद्रा साहब के बारे में मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट लेकर रहा हूं कि उन्होंने बीए का एग्जाम पास नहीं किया था, 7 मार्क्स से फेल हो गए थे, ये भी रख रहा हूं। तो आप जिसको लिटरेरी जायंट बता रहे, ये नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।